साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो ईडी के नाम से तो वैसे ही संजय राउत को परेशानी होती रही है, क्योंकि ईडी के केस के चक्कर में राउत को 3 महीने जेल में बिताने पड़े थे और अब तो संजय राउत को पूरा मौका मिल गया है कि ईडी को सीधे सीधे कोसने का। साथ ही साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लेकर भी संजय राउत की जुबान से ऊल जुलूल निकलने में देर नहीं लगी। तो एफआईआर दर्ज होते ही संजय राउत ने निर्मला सीतारमण और ईडी को क्यों लिया निशाने पर? क्या राउत अपनी पुरानी भड़ास निकाल रहे हैं या फिर कोई और ही वजह है? आपको भी बताते। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो मामला कैसा भी हो, चाहे देश से जुड़ा हो, दिल्ली से जुड़ा हो, राजस्थान से जुड़ा हो, मध्य प्रदेश से जुड़ा हो या महाराष्ट्र से, संजय राउत एक ऐसे राजनेता है जो हर मसले पर अपनी राय देने से पीछे नहीं हटते। अब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ चुनावी बॉन्ड के जरिए उगाही करने का गंभीर आरोप लगा है। इस शिकायत पर सुनवाई करते हुए बेंगलुरु की एक विशेष लोक अदालत ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी दिए हैं। अब इस मामले में भी संजय राउत कहाँ पीछे रहने वाले हैं और संजय राउत ने सीधे सीधे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर निशाना साध दिया और एफआईआर दर्ज होने के साथ ही निर्मला सीतारमण को पूरी तरह दोषी भी करार दे दिया। इसके साथ ही संजय राउत ने ईडी को बीजेपी का इलेक्शन एजेंट भी कह दिया। तो क्या कुछ कहा संजय राउत ने? संजय राउत का पूरा बयान आप भी सुनिए। तो शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने ईडी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये बीजेपी की इलेक्शन एजेंट है। बीजेपी के खाते में जो पैसा जाता है वो ईडी के जरिए ही जाता है। ईडी एक करप्ट संस्था है। इसके आगे संजय राउत ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ऊपर जो मामला दर्ज किया गया है वो क्या है, क्यों है, ये आप भी समझिए। संजय राउत ने कहा कि पैसा अवैध तरीके से जमा किया गया था, जिसे हमारी भाषा में रंगदारी कहा जाता है और निर्मला सीतारमण ने ईडी के साथ मिलकर यही काम किया है, इसीलिए निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। संजय राउत ने कहा कि देखिए, ईडी को टारगेट दिया जाता है कि आप पैसा जमा कर लो। हमारे मामले में भी यही हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय के कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिनसे सिर्फ यही काम करवाया जाता है और एक ऐसा ही व्यक्ति है जिसका नाम जीतू एलानी है। उसने हमें सबूत भी दिए थे कि वो किस तरीके से ईडी के लिए काम करता था। हमने एसआईटी की स्थापना भी की थी, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के आने के बाद उस एसआईटी को बंद कर दिया। अगर वो एसआईटी उस वक्त जांच करती तो उसी वक्त ईडी और निर्मला सीतारमण जैसे लोगों की पोल खुल चुकी होती, जो कि अब खुल रही है। संजय राउत ने आगे कहा कि ईडी धमकाकर पैसा जमा कराती है। एक बड़े अफसर है जिनका नाम सत्य राजेश्वर सिंह है और अब वो बीजेपी के एमएलए हैं। अगर आप इनका रिकॉर्ड देखेंगे तो सभी ने ईडी के लिए पैसा जमा किया है। एक व्यक्ति है जो जेल में है, उसका नाम रोमी भगत है। उसने तो मुंबई और देश में ईडी के नाम पर दुकान खोल रखी है। उसमें बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हैं, वो भी अब जेल में हैं। शिवसेना यूबीटी संजय राउत ने कहा कि अगर आप इतिहास देखेंगे तो ईडी के लोग ही ज्यादा वसूली कर रहे हैं। इस समय सबसे ज्यादा सबसे भ्रष्ट संस्था ईडी और सीबीआई है और इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जिम्मेदार है। संजय राउत ने कहा कि वित्त मंत्री की तो पोल अब खुल गई, अब धीरे धीरे वक्त के साथ प्रधानमंत्री की पोल भी खुल जाएगी और सबके सामने आ जाएगा कि ये कैसे ईडी के जरिए वसूली करते हैं, उगाही करते हैं, कैसे करोड़ों अरबों का बिजनेस ये ईडी के जरिए करवाते हैं। ये सब धीरे धीरे खुलकर सामने आ जाएगा। तो यहाँ आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण के खिलाफ बेंगलुरु की एक अदालत ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं, जिसमें निर्मला सीतारमण के खिलाफ चुनावी बॉन्ड के जरिए उगाही करने का आरोप लगा है और इसी के लिए बेंगलुरु की अदालत ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। हालांकि अभी एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन संजय राउत ने तो पूरी तरह निर्मला सीतारमण को कटघरे में खड़ा कर दिया। आरोपी होते हुए सीधे तौर पर दोषी करार दे दिया। बिना जाँच के, बिना किसी सबूत के संजय राउत ने निर्मला सीतारमण को सजा भी सुना दी और दोषी भी करार दे दिया। साथ ही साथ ईडी पर भी कई गंभीर आरोप लगा दिए। तो आपका क्या कहना है? क्या संजय राउत वाकई में सही कह रहे हैं या फिर वो खुद ईडी के केस में जेल की हवा काट चुके हैं, इसीलिए उनकी पुरानी भड़ास निकल कर सामने आ रही है? आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के नेता आदित्य ठाकरे की अगुवाई में मुंबई विश्वविद्यालय के सीनेट चुनाव में सभी सीटों पर उनकी पार्टी ने जीत हासिल कर ली है और इस जीत के बाद उत्साहित आदित्य ठाकरे ने कहा कि ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। आदित्य ठाकरे ने यहाँ पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि मुंबई यूनिवर्सिटी के सीनेट चुनाव में जो जीत मिली है वो तो सिर्फ ट्रेलर है। हमारा लक्ष्य तो महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुँचना है और
महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री तो ठाकरे ही बनेगा। यहाँ पर आदित्य ठाकरे ने बड़ा बयान दे दिया कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री ठाकरे ही बनेगा। यहाँ पर आदित्य ठाकरे ने किसी का नाम नहीं लिया, ना ही अपना, ना ही अपने पिता उद्धव ठाकरे का, ना ही माँ रश्मि ठाकरे का। बस इतना कहकर हलचल मचा दी कि महाराष्ट्र का अगला सीएम ठाकरे ही बनेगा। जबकि आदित्य ठाकरे अच्छी तरीके से जानते हैं कि सीएम के नाम और चेहरे को लेकर उनकी पार्टी के गठबंधन में पहले ही कितना विवाद हो चुका है। इसके बावजूद आदित्य ठाकरे ने सोच समझकर जानबूझकर कहा कि अगला सीएम ठाकरे ही बनेगा। अब यहाँ पर आपको बता दें कि सीनेट चुनाव में सभी 10 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर जमकर जश्न भी मनाया गया। इस जश्न के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा कि सीनेट चुनाव के लिए मतदान केवल मुंबई में नहीं हुआ, बल्कि ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिले में भी मतदान हुआ है और ये जीत उनकी पार्टी के प्रभाव को दर्शाती है। आदित्य ठाकरे ने इस दौरान कहा कि हमने दिखा दिया कि जीत क्या होती है, ये शुरुआत है। हमें विधानसभा चुनाव में भी ऐसी ही जीत दर्ज करनी है और ठाकरे को ही मुख्यमंत्री बनाना है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि ये जीत स्नातकों द्वारा महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के प्रति जताए गए विश्वास को दर्शाती है। उन्होंने ये भी घोषणा की कि छात्रों और स्नातकों के लिए एक हेल्पलाइन भी स्थापित की जाएगी ताकि उन्हें कोई भी परेशानी आने पर वो सिर्फ एक नंबर डायल करके मिनटों में उस परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। यहाँ आपको बता दें कि सीनेट मुंबई यूनिवर्सिटी का सर्वोच्च निर्वाचित निर्णय लेने वाला निकाय और निगरानी संस्था है, जिसमें शिक्षकों, प्राचार्यों और कॉलेज प्रबंधन के साथ साथ पंजीकृत स्नातकों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इसे यूनिवर्सिटी का बजट पारित करने के भी राइट्स मिले होते हैं। वहीं नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये बड़ी जीत वाकई में बेहद आश्चर्यजनक है। यूबीटी को मिली इस जीत के पीछे पूरी तरह आदित्य ठाकरे और उनकी युवा सेना का ही हाथ है। इसी को लेकर मातोश्री के बाहर बहुत बड़ा जश्न मनाया गया और गुलाल उड़ाई गई। इस जश्न में आदित्य ठाकरे के साथ उनकी मां रश्मि ठाकरे और भाई तेजस भी नजर आए और सभी ने अपने चेहरे पर गुलाल लगाकर इस जीत का आनंद उठाया। अब सीनेट चुनाव में मिली ये जीत एक तरफ है, लेकिन आदित्य ठाकरे का बयान दूसरी तरफ है, क्योंकि आदित्य ठाकरे ने साफ साफ कहा कि अगला सीएम ठाकरे ही बनेगा। जबकि आदित्य ठाकरे और उनकी पार्टी अच्छी तरह जानती है कि सीएम फेस को लेकर और सीएम के नाम को लेकर कांग्रेस और शरद पवार के साथ पहले ही काफी विवाद हो चुका है, काफी बहस हो चुकी है, लेकिन इसका निर्णय अभी तक नहीं निकला। अभी हाल ही में हुई मीटिंग में ये भी तय किया गया था कि कोई भी सीएम के चेहरे को लेकर किसी तरह की बात मीडिया के सामने नहीं करेगा। खासतौर पर संजय राउत को इसके लिए आखिरी वार्निंग भी दी गई थी कि वो मीडिया के सामने सीएम फेस को लेकर किसी भी तरह का बयान ना दे। इसके बावजूद आदित्य ठाकरे ने मीडिया के सामने छाती ठोक कर कहा कि अगला सीएम ठाकरे ही बनेगा। तो इसके मायने क्या है? क्या आदित्य ठाकरे पार्टी लाइन से बाहर जा रहे हैं? क्या गठबंधन धर्म को तोड़कर अपना अलग ही विचार मीडिया के सामने रख रहे हैं? या फिर ये बयान इसलिए आया है क्योंकि आदित्य ठाकरे इस वक्त जीत के जश्न में कुछ ज्यादा ही मग्न हो चुके हैं? आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।